दुनिया बर्बादी की कगार पर है। पृथ्वी से ऑक्सीजन धीरे धीरे कम हो रहा है। फसलें सड़ रही है। लोग सिर्फ मक्के की खेती कर पा रहे हैं। ग्रेविटी के डिसबैलेंस से हर घड़ी रेत के बड़े बड़े तूफान आते हैं। लोग मशीनों का यूज भी भूल चुके हैं और हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कुछ ही सालों में पृथ्वी से मानव जाति का नामो निशान मिट सकता है। पर तुम मानवीय सभ्यता को बचा सकते हो, लेकिन ट्विस्ट ये है कि या तो तुम धरती पर अपने बच्चों को बचाओ या फिर स्पेस में जाकर मानवीय प्रजाति को। तो तुम क्या करोगे? हे गाइस, डेविल हियर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2014 में आई डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की और इस दुनिया की सबसे बेस्ट साइंस फिक्शन फिल्म। तो बर्बाद हो रही दुनिया में एक एक्स पायलट कूपर अपनी फैमिली के साथ रहता है, जिसमें उसकी बेटी मर्फी है, बेटा टॉम है और उसके ससुर है। उसकी बीवी एक बीमारी का इलाज ना मिलने की वजह से मर चुकी होती है, क्योंकि लगभग सारी मशीनें इंसान छोड़ चुके होते हैं। वैसे तो कूपर अब फार्मर होता है, पर उसे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। उसकी बेटी मर्फी भी उसी की तरह होती है। वो हर चीज को लेकर काफी क्यूरियस होती है। टॉम की और मर्फ की कभी भी नहीं बनती, पर वो कूपर को हमेशा अपने कमरे के भूत के बारे में बताती है। उसे लगता है कि वो घोस्ट कोड वर्ड में उससे बातें करने की कोशिश करता है। एक दिन डाइनिंग टेबल पर इसी बात पर हुई बहस में मर्फी जब भूत को साइंस से जोड़ने की कोशिश करती है, तो कूपर उससे कहता है कि उस चीज का एनालिसिस करो, फैक्ट चेक करो और फिर उसे पेश करो, तभी तुम उसे साइंस कह सकती हो। अब एक दिन एक बड़ा रेत का तूफान आता है और मर्फी के कमरे में एक रेत का पैटर्न कूपर को भी दिखाई देता है। वो मर्फी को टॉम के कमरे में सोने को कहता है। अगली सुबह जब मर्फी अपने कमरे में आती है तो कूपर वही होता है। कूपर को उस रेत से एक लोकेशन के कोऑर्डिनेट मिलते हैं। मर्फी उसके साथ वहां जाना चाहती है, पर वो मना करता है, लेकिन वो चुपकर गाड़ी में आती है। वैसे उस कोऑर्डिनेट से इतना तो तय होता है कि मर्फी के कमरे में कुछ तो अजीब है। खैर, जब वो लोकेशन पर पहुंचती है तो एक रोबोट उन्हें अंदर बंदी बनाकर ले जाता है, जो कूपर से कोऑर्डिनेट कैसे मिले पूछता है। फिर प्रोफेसर एमिली ब्रांड उसे मीटिंग रूम में ले जाती है, जहाँ पर कूपर से सेम सवाल पूछा जाता है। पर सच कहूं तो कूपर खुद ही नहीं जानता कि उसे ये कोऑर्डिनेट कैसे मिले या फिर किसने दिए। फिर एमिली के फादर प्रोफेसर ब्रांड, जिनके साथ कूपर पहले भी काम कर चुका है, वो उसे बताते हैं कि ये नासा है जो अब भी सीक्रेटली काम कर रही है। प्रोफेसर उसे बताते हैं कि धरती की हर फसल सड़ रही है और कुछ ही सालों में मक्के की भी यही हालत होगी, क्योंकि अर्थ पर अब 80% नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और क्योंकि धरती के सारे जीव ऑक्सीजन से जीवित रहते हैं, तो इसीलिए फसल भी सड़ रही है। और कुछ ही सालों में जब ऑक्सीजन लेवल और गिर जाएगा तो बचे हुए लोग भूखमरी से पहले दम घुटने से ही मर जाएंगे। तो कूपर पूछता है कि धरती को बचाने का क्या रास्ता है। तब प्रोफेसर उसे बताते हैं कि हमारा यानी नासा का निर्माण धरती को बचाने के लिए नहीं, बल्कि इसे छोड़ के जाने के लिए हुआ है। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में और शायद हजारों लाइट ईयर दूर तक कोई ऐसी जगह नहीं है जहां लाइफ रह सके, तो आप उन्हें कहां भेजोगे? कूपर के ऐसा पूछने पर प्रोफेसर उसे स्पेस क्राफ्ट का पायलट बनने को कहते हैं, क्योंकि कूपर अब तक का बेस्ट पायलट रह चुका है। पर प्रॉब्लम ये है कि इस चीज में कितने साल लगेंगे कोई नहीं जानता, और वो अपने बच्चों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन प्रोफेसर उसे कहते हैं कि जिसने भी तुम्हें ये कोऑर्डिनेट दिए हैं उसने तुम्हें चुना है, पर वो कौन है इसका जवाब अभी किसी के भी पास नहीं है। अब सब लोग कूपर को उनके दो प्लान्स बताते हैं। प्लान बी, जिसमें एक वर्म होल है जिसके अंदर से जाने पर इनका स्पेस क्राफ्ट एक दूसरी गैलेक्सी में जाएगा और वहां जाकर एक रहने लायक ग्रह ढूंढेगा। ये लोग अब तक ऐसे 11 एस्ट्रोनॉट भेज चुके हैं जिन्हें डॉक्टर मैन ने लीड किया था, और अब तक इनमें से एक का भी सिग्नल वापस नहीं आया है। और वापस आने के लिए फ्यूल ना होने की वजह से और पर्याप्त खाने की कमी की वजह से इन्हें लंबे समय के लिए एक स्लीप में जाना पड़ता है, जब तक कि धरती से मदद ना आ जाए, जिसके आने की चांसेस बहुत ही कम होती है। लेकिन ये वर्म होल नेचुरल नहीं है, बल्कि किसी ने इसे यहाँ रखा है। और नासा ये मान रही है कि उस पार की कोई बुद्धिजीवी सभ्यता यानी कि एलियन ह्यूमंस को बचाना चाहती है। लेकिन फिर कूपर कहता है कि पृथ्वी के लोग जो यहीं पे है उनका क्या होगा? तो प्रोफेसर उसे बताते हैं कि उनके पास प्लान ए भी है। वो इस वक्त जिस जगह खड़े हैं
वो एक स्पेस स्टेशन है जो कि पूरा होने के बाद धरती के सारे लोगों को स्पेस में लेकर जाने जितना सक्षम हो जाएगा। लेकिन अभी ग्रेविटी की समस्या पर वो काम कर रहे हैं। साथ ही में ये लोग प्लान बी में, जहाँ ये दूसरी गैलेक्सी में घर ढूंढने जा रहे हैं, वहाँ अपने साथ पॉपुलेशन बॉम्ब भी ले जा रहे हैं, यानी 5000 फर्टिलाइज ह्यूमन एग्स, जिन्हें एक सही प्लेनेट मिलने पर इंसान बनाया जाएगा। और प्रोफेसर कूपर से वादा करते हैं कि जब तक वो सब वापस आएंगे वो ग्रेविटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इधर मर्फ कूपर की जाने से खुश नहीं होती। कूपर उसे घड़ी देता है और कहता है कि जब मैं वापस आऊंगा तो दोनों अपना टाइम मैच करके देखेंगे। लेकिन मर्फ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। मर्फ उसे किताबों से मिले कोड को डिकोड करके बताती है कि इसमें स्टे लिखा है, यानी कि रुक जाओ। जब कूपर कमरे से बाहर निकलता है तब भी एक किताब गिरती है, पर वो इग्नोर करके चला जाता है। रॉकेट के जरिए उनकी टीम एंडोरस नाम की एक बड़ी स्पेसशिप पर पहुंचती है। कूपर के अलावा टीम में रोमेली, डॉयले और एमिलिया ब्रांड होती है। उनके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट टार्स और केस भी होती है। अब क्योंकि वर्म होल शनि ग्रह के पास है, जहां जाने के लिए इन्हें लंबा सफर तय करना पड़ेगा, तो वो मशीन के सहारे एक लंबी स्लीप में जाते हैं ताकि उनकी एनर्जी और खाना वेस्ट ना हो और इतने लंबे समय में ब्रेन भी डिस्टर्ब ना हो। वर्म होल के पास पहुंचने के बाद रोमली कूपर को बताता है कि वर्म होल स्पेस को मोड़कर एक ऐसा रास्ता बनाता है जिससे स्पेस की कई दूर की जगह पर हम कम समय में पहुंच पाए। तो अब वो लोग वर्म होल में एंटर करते हैं और एंडोरेंस शेक करने लगता है। पूरा वर्म होल स्पेस से बना होता है और उनके जाते वक्त ब्रांड को कोई अदृश्य हैंड शेक भी देता है। वो कौन है ये तो पता नहीं, लेकिन उससे हाथ मिलाकर ब्रांड को बहुत अच्छा लगता है। और फाइनली वो दूसरी गैलेक्सी पहुंच जाते हैं। वहां जाकर डॉयले बताता है कि मिलर और डॉक्टर मैन के ग्रह यहाँ से सबसे पास है और उनका डाटा ये बता रहा है कि वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो एक ब्लैक होल, जिसे उन्होंने गार्गोंचुआ नाम दिया है, उसके ऑर्बिट में घूम रहे हैं और उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि वहाँ बिताया हर घंटा अर्थ के 7 साल समान होगा। दरअसल ये रिलेटिविटी की वजह से होता है, जहाँ स्पेस में हर ग्रह की अपनी ग्रेविटी होती है जो समय को मोड़कर धीमा करती है। यानी कि जितनी ज्यादा ग्रेविटी किसी ग्रह की होगी, उस ग्रह के लोगों के लिए समय उतना ही धीमा होगा। ज्यादा समय वेस्ट ना हो, इसलिए कूपर प्लान बनाता है जिसके हिसाब से वो एंडोरेंस को ब्लैक होल से उतना दूर रखेंगे जिससे उनका समय धीमा ना हो, और फिर छोटी शिप से कुछ मिनटों में यहाँ से वहाँ आएंगे जाएंगे, जिससे समय भी कम लगेगा और उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज भी मिलेंगे। रोम और टार्स शिप में ही रुककर ब्लैक होल की परीक्षण करते हैं ताकि प्रोफेसर को डाटा भेज सके, और बाकी सब मिलर के ग्रह पर जाते हैं जहाँ पानी है, सिर्फ पानी। वहां जाकर उन्हें बस उसकी शिप का मलबा मिलता है, और जब तक वो कुछ भी समझ पाते आसमान से भी बड़ी लहर आ जाती है। ब्रैड मिलर का डाटा लेने की कोशिश में मलबे के नीचे फंस जाती है। केस उसे बचाता है, लेकिन इसी बीच डॉयले मर जाता है। उस छोटी शिप रेंजर के इंजन में भी पानी भर जाता है और इसी वजह से उन्हें वहीं पर रुकना पड़ता है। कूपर उसे पूछता है तो ब्रांड बताती है कि मिलर के सिग्नल उन्हें अभी तक इसीलिए आ रहे थे क्योंकि वो 1 घंटे पहले ही इस ग्रह पर रुकी थी। रिलेटिविटी की वजह से उसका हर पल पृथ्वी के लिए कई साल थे, और सेम यही चीज इनके साथ भी होती है। जब ये लोग वापिस आते हैं तो 30 साल बीत चुके होते हैं। रोम की उम्र भी बढ़ जाती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि कूपर और ब्रांड ने उस ग्रह पर 3 घंटे से ज्यादा का समय बिताया था। यानी कि अब अर्थ पर कूपर के बच्चे भी बड़े हो गए। कूपर के लिए उनके मैसेज देखना बड़ी अजीब फीलिंग होती है, जहाँ उसके बेटे टॉम ने शादी कर ली है और मर्फ अब उससे अलग रहती है। हालांकि टॉम अब भी कूपर को मैसेज भेजता है, लेकिन लास्ट के मैसेज में टॉम भी कूपर के आने की उम्मीद छोड़कर मैसेज करना बंद कर देता है। लेकिन तभी मर्फ पहली बार उसे मैसेज करती है क्योंकि कूपर ने उसे वादा किया था कि जब वो दोनों सेम एज के होंगे तो वो वापस आ जाएगा। खैर तभी पीछे से प्रोफेसर आकर उसे देखते हैं, जो कि काफी बूढ़े हो चुके हैं। वो मर्फ से कहते हैं कि उनके मैसेज पृथ्वी तक ना पहुंचने के बहुत सारे वजह हैं, लेकिन मैं इन दोनों बातों से किस में ज्यादा डरूं ये सोचकर और डरता हूँ कि वो वापस आएंगे या फिर आएंगे तो हमें फेल होता हुआ देखेंगे। इसके बाद जब मर्फी प्रोफेसर के स्पेस स्टेशन को लेकर इक्वेशन देखती है तो उसे पता चलता है कि वो सब बेकार है। वहीं पे वो प्रोफेसर से ये भी कहती है कि आप इसे सॉल्व करने की कोशिश अपने दोनों हाथ बांधकर कर रहे हैं,
यानी कि प्रोफेसर के इक्वेशन का कोई भी मतलब नहीं बनता। इस बात का जवाब दिए बिना ही प्रोफेसर अपनी बेटी अमेलिया से बात करने चले जाते हैं। ऐसा लगता है मानो वो कुछ तो छुपा रहे हैं। इधर स्पेस में इनके पास ज्यादा फ्यूल बचा नहीं होता। उनके पास 2 एस्ट्रोनॉट डॉक्टर मैन और एडमंस दोनों के ग्रह का डाटा होता है, जहां मानवीय बस्ती बसाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का दावा किया जा रहा था, पर वो उनमें से किसी एक के पास ही जा सकते थे। ब्रैंड एडमंस के ग्रह पर जाना चाहती है, पर कूपर ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि एक तो एमेलिया एडमंस से प्यार करती है बिना उसे देखे, और दूसरा डॉक्टर मैन के ग्रह से अभी भी सिग्नल आ रहे हैं, तो उनमें बहस होती है और कूपर डॉक्टर मैन के ग्रह पर जाना तय करता है। अगले सीन में ब्रैंड उसे कहती है, अगर डॉक्टर मैन के ग्रह पर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं हुए तो तुम्हें ये डिसीजन लेना होगा कि हम मानवीय बस्ती बसाने के लिए एडमंस के ग्रह जाएं या फिर वापस आपके बच्चों के पास पृथ्वी जाए और ह्यूमन सिविलाइजेशन को मिटने दे। इधर मरते वक्त प्रोफेसर मर्फी को एक सच बताते हैं कि उन्होंने कूपर और बाकी सबको वापस आने के लिए नहीं भेजा है। दरअसल प्रोफेसर ने कभी भी इक्वेशन सुधारने की कोशिश ही नहीं की थी। उन्होंने कूपर को मिलने से पहले ही हार मान ली थी और वो बस मानवीय सभ्यता को बचाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कूपर, अमेलिया और बाकी सबको ऊपर भेजा, ताकि जब पृथ्वी खत्म हो जाए तब भी किसी और ग्रह पर इंसान जिंदा रहे। और अपने बेटे को उसमें भेजने का उनका स्वार्थ ही था। मर्फी को ये बताने से पहले ही वो मर जाती है कि उसके डैड को ये बात पता थी या फिर नहीं थी। अब मैसेज में मर्फी ब्रैंड को उसके डैड प्रोफेसर के मरने का मैसेज देती है और ये सवाल भी पूछती है कि क्या उसके डैड और बाकी सबको ये पता था, पर उनमें से कोई भी वहाँ नहीं होता। वो मैन के ग्रह पर जा चुके होते हैं। डॉक्टर मैन का ग्रह पूरी तरह से ढका होता है बर्फ से। जब वो डॉक्टर मैन को स्लीप से जगाते हैं तब मैन उन्हें बताता है कि यहाँ का एक दिन और रात 67 घंटों की होती है। सतह के नीचे लाइव एयर को जगह मिलती है और वहाँ अमोनिया के बाद लाइफ के लिए नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं। साथ ही में वो बताता है कि उसके रोबोट को, जो अर्थ पर डाटा भेजने का भी काम करता था, तकनीकी खराबी की वजह से मिशन से उसे हटाना पड़ा। तभी केज स्टेशन से स्टार के पास मर्फी का मैसेज भेजती है, जहाँ इन सबको पता चलता है कि प्रोफेसर ने सभी से कितना बड़ा झूठ बोला था। मैन उन्हें बताता है कि उसके यहाँ आने से पहले ही प्रोफेसर ने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया था, लेकिन इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स और ग्रेविटी के साथ सही तालमेल नहीं बैठा पा रहा था। आगे मैन कहता है कि कोई भी ये सच जानकर ह्यूमन सिविलाइजेशन को बचाने में काम करने को तैयार नहीं होता कि वो या फिर उसके अपने मरने वाले हैं। इसलिए प्रोफेसर ने ये झूठ बोला। ये सुनकर और अपनी बेटी को कूपर पर उसको छोड़कर जाने का इल्जाम लगाते देख कूपर घर जाने का तय करता है और उनके पास सिर्फ उतना ही फ्यूल है जिससे या तो वो पृथ्वी पर वापस जा सकते हैं या फिर किसी और ग्रह पर जा सकते हैं। इधर पृथ्वी पर मर्फी के पास सिर्फ प्रोफेसर का आधा और अधूरा इक्वेशन है और एक फीलिंग है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके कमरे में जो चीज है जिसे वो भूत कहती थी, उसके पास दुनिया को बचाने का रास्ता है। इधर कूपर घर जाने के लिए रेडी होता है। तभी रॉम कूपर को कहता है कि एक आखिरी कोशिश करते हैं, शायद पृथ्वी के लोगों को हम बचा पाए। रोम आगे कहता है कि ब्लैक होल की टाइडल ग्रेविटी बहुत ही तेज होती है, यानी कि अगर कोई उसके हॉरिजन को उतनी ही तेजी से पार कर पाए तो बच सकता है। लेकिन हाँ, ब्लैक होल के आगे यानी कि ब्लैक होल के पार क्या है वो कोई नहीं जानता। पर उससे गुजरते वक्त अगर एनर्जी के हर फॉर्म का क्वांटम डाटा कलेक्ट करे तो प्रोफेसर के अधूरे इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। और एक्यूरेट डाटा कलेक्ट करने के लिए और जान का बलिदान देने के लिए टार्स से अकेला ऑप्शन होता है। और टार्स को भी टिप यानी कि डॉक्टर मैन के बंद पड़े रोबोट के ऑप्टिमल ट्रांसमीटर की जरूरत पड़ेगी। तो वो सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं कि जो अभी तक ऊपर एंडोरस में था वो नीचे रेंजर में सामान लेकर ब्रैंड के पास आता है। रोम और टार्स रोबोट का ट्रांसमीटर निकालने जाते हैं और डॉक्टर मैन कूपर को सुरक्षित जगह दिखाने जाता है ताकि ब्रैंड वहाँ लैब में ह्यूमन सिविलाइजेशन को फर्टिलाइज ह्यूमंस एक से बना सके। उसी टाइम पर पृथ्वी पर मर्फी डॉक्टर के साथ अपने घर पहुंच जाती है। डॉक्टर जब टॉम की बीवी और बेटे को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि रेत से उनके लंग्स पूरी तरह खराब हो चुके हैं।
तभी टॉम वहां आता है। मर्फी उसे समझाने की कोशिश करती है पर वो नहीं मानता और उसे घर से निकाल देता है। इधर उसी टाइम पर डॉक्टर मैन जगह दिखाने के बहाने कूपर को दूर ले जाकर धक्का दे देता है। धोखे से उसका यूएसए ट्रांसमीटर तोड़ देता है और उसके सूट का हेलमेट तोड़ के उसे वही मरने को छोड़ देता है। दरअसल क्या है कि जब पहली बार मैन यहाँ आया था तभी उसे पता चल चुका था कि इस ग्रह पर जीवन के लायक कुछ भी नहीं है, पर उसने बेइज्जती के डर से किसी भी एस्ट्रोनॉट को या फिर पृथ्वी पर उसे बचाने के लिए मैसेज नहीं भेजा। वो सालों तक ढूंढता रहा और रोबोट को तोड़ के उसने लाइफ होने का नकली डाटा बनाया और अब वो नहीं चाहता कि कूपर यहाँ से जाए क्योंकि उनके पास उतना ही फ्यूल है जिससे वो या तो एडमंस के ग्रह जा सकती है या फिर वापस अर्थ पर। यानी यहाँ ब्रांड बिल्कुल सही होती है क्योंकि उसने कूपर से एडमंड के ग्रह पर चलने को कहा था लेकिन वो नहीं माना और अब पृथ्वी पर मर्फी की और यहाँ पर कूपर की दोनों की हालत सेम है, जहां दोनों ऑलमोस्ट हारने की कगार पर है। लेकिन तभी मर्फी अपनी गाड़ी वापस घुमाती है और टॉम की फसल में आग लगा देती है, जिसे देखने वो गाड़ी लेकर जाता है। तभी घर वापस आकर उसकी बीवी और बच्चे को गाड़ी में बैठाती है और अपने कमरे में मर्फी जाती है। इधर कूपर भी अपना ट्रांसमीटर ढूंढकर ब्रांड को बुलाता है। तभी उधर डॉक्टर मैन का रोबोट ब्लास्ट हो जाता है और रोमली मारा जाता है। डॉक्टर मैन एंडोरेंस पर कब्जा करने जाता है और कूपर ब्रांड उसके पीछे जाती है क्योंकि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो वो दोनों यही मर जाएंगे। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि एंडोरेंस से कनेक्ट करने की सही प्रोसेस मैन को नहीं पता होती है और टास ने एंडोरेंस को ऑटो लॉक किया होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर मैन जबरदस्ती एंडोरेंस से कनेक्ट करने की कोशिश में मारा जाता है। ब्लास्ट की वजह से एंडोरेंस स्पेस में तेजी से घूमने लगता है और कूपर उसे पकड़ने की कोशिश करता है क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। ये उनके लिए करो या मरो वाली सिचुएशन होती है। डॉकिंग करने में अगर थोड़ी सी भी देर या फिर गलती हो जाती तो वो दोनों मारे जाएंगे क्योंकि एंडोरेंस ग्रह के ऑर्बिट में घुस रहा था। लेकिन कूपर टास और केस की मदद से एंडोरेंस से अपनी शिप कनेक्ट करता है और उसे ग्रह के ऑर्बिट से बाहर ले आता है और अब गारगोंचुआ यानी ब्लैक होल में जाने की बारी आ जाती है क्योंकि डॉक्टर मैन के साथ हुए हादसे में एंडोरेंस को काफी चोट पहुंचती है और अब ना उनके पास ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस थे और ना ही पृथ्वी तक वापस जाने का फ्यूल, तो एडमंस के ग्रह पर जाने का डिसाइड करते हैं। हालांकि उनके पास बदकिस्मती से वहां पर जाने जितना भी फ्यूल नहीं होता, तो कूपर एक प्लान बनाता है। वो लोग ब्लैक होल ऑर्बिट में जाते हैं और एक सही स्पीड पर अपनी बची हुई स्पेसशिप लैंडर 1 और रेंजर 2 को मैक्सिमम स्पीड मिलने के लिए रॉकेट की तरह यूज करते हैं और हर एक चक्कर में एक एक शिप को पीछे छोड़ने का प्लान होता है। जब इतना बड़ा एंडोरेंस ब्लैक होल के ऑर्बिट में घूमता है तब हमें समझ में आता है कि ब्लैक होल कितना बड़ा है। लैंडर 1 में टास भी ब्लैक होल के अंदर चला जाता है ताकि क्वांटम डाटा कलेक्ट कर सके, लेकिन रेंजर 2 की पावर्स यूज करने के बाद कूपर भी ब्लैक होल में रेंजर 2 के साथ चला जाता है। ये बात उसने अमेलिया को नहीं बताई थी कि डॉक्टर मैन वाले हादसे में एंडोरेंस में बहुत कम लाइफ सपोर्ट बचा था। इतने से लाइफ सपोर्ट में वो दोनों एडमंड के ग्रह नहीं जा सकते थे। वैसे चक्कर पूरा करने में अर्थ पर 51 साल का समय बीत जाता है क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी की वजह से जब वो ब्लैक होल के चक्कर लगा रहे थे तो उनका समय बहुत ज्यादा धीमा हो चुका था। तो अमेलिया अब एंडोरेंस के साथ एडमंड के ग्रह की तरफ बढ़ती है। वही कूपर ब्लैक होल के अंधेरे में अंदर धंसता चला जाता है। रेंजर 2 के सारे सिस्टम भी बंद पड़ जाते हैं। चारों ओर बस अंधेरा और एनर्जी के फव्वारे होते हैं। जब उनकी शिप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो वो उससे बाहर निकल जाता है और ब्लैक होल में नीचे गिरते हुए चौथे डायमेंशन में पहुंच जाता है, फोर्थ डायमेंशन यानी कि समय। और इसलिए उसे यहाँ पर आने के बाद अपनी बेटी मर्फी के कमरे का हर पहलू दिखता है और फिर वो कुछ किताबें गिराता है जिसे बचपन वाली मर्फी देखती है, यानी मर्फी के कमरे का वो घोस्ट जिसके बारे में वो कूपर को बता रही थी वो खुद कूपर ही है जो अपनी बेटी से बात करने की कोशिश कर रहा था। वैसे इसी वक्त पर बड़ी वाली मर्फी भी अपने उसी कमरे में है। उसका भाई जली फसल को देखने गया है और डॉक्टर बाहर से मर्फ को आवाज दे रहा है। दूसरी ओर कूपर अपनी ही 5 के वर्जन को जाने से रोकना चाहता है, इसलिए उसने किताबें गिराकर कोड वर्ड में मर्फी को स्टे लिखकर भेजा था। अब प्रेजेंट टाइम लाइन में बड़ी वाली मर्फी इसी चीज को देखकर समझ जाती है कि उससे कोड वर्ड में बात करने वाला
वो घोस्ट उसकी डैड होती है। तभी टास की आवाज कूपर को आती है। वो भी कूपर की तरह बच जाता है पर किसी और डायमेंशन में है। वो कूपर को बताता है कि जिन्होंने हमें यहाँ भेजा है उन्होंने ही 5th डायमेंशन में कूपर को समझ आ सके इसलिए 3rd डायमेंशन वाली जगह बनाई है जहाँ कूपर फिलहाल है। अब क्योंकि वो जीव जो उनकी मदद कर रहे हैं वो 3rd डायमेंशन वाले इंसानों से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने समय को एक फिजिकल फॉर्म में बनाया है ताकि कूपर ग्रेविटी की हेल्प से 5th डायमेंशन से 3rd डायमेंशन तक संपर्क कर सके। यानी कूपर 5th डायमेंशन और 3rd डायमेंशन के बीच एक ब्रिज की तरह है जो कि ग्रेविटी से 5th डायमेंशन से पृथ्वी पर मैसेज भेजेगा, क्योंकि ग्रेविटी ही एक ऐसी चीज है जो समय से और डायमेंशन दोनों से पार जा सकती है। वैसे टास्क को क्वांटम डाटा भी मिल गया है जिससे अर्थ के लोग बच तो सकते हैं, लेकिन वो उस डाटा को पृथ्वी तक भेज नहीं पा रहा है। तो अब कूपर उससे कहता है कि मैं उसे भेज सकता हूँ, लेकिन टास कहता है कि उन बुद्धिजीवों ने हमें यहाँ पास्ट बदलने नहीं भेजा। तब कूपर को समझ में आता है कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि उसने खुद भेजा है। तो अब वो टास से नासा के बायोनरी कोऑर्डिनेट मांगता है और ग्रेविटी के थ्रू मर्प को भेजता है उसी पल में जहाँ कूपर को नासा के कोऑर्डिनेट मिले थे। यानी कि कूपर को नासा तक पहुँचाने वाला कूपर खुद था। अब कूपर को सब समझ में आता है। वो समझ जाता है कि 5वें आयाम में जो जीव है उन्होंने दुनिया बचाने के लिए उसे नहीं बल्कि उसकी बेटी मर्प को चुना है। दरअसल 5वें आयाम में जो बुद्धिजीवी है उनके पास इनफिनिट टाइम और पेस है, लेकिन फिर भी वो ऐसी कोई जगह नहीं ढूंढ पाते जहां से वो तीसरे आयाम के लोगों से कम्युनिकेट कर सके। इसलिए उन्होंने कूपर को और उसकी बेटी को चुना और कूपर और मर्पी के बीच की आखिरी कड़ी है वो घड़ी जिसे उसने जाते वक्त उसे दिया था। वो जानता है कि मर्पी उस घड़ी को लेने को जरूर आएगी, इसलिए वो टास से मोर्स कोड में क्वांटम डाटा ट्रांसलेट करके लेता है और उसे घड़ी में भेजता है, जिसे लेने मर्प आती है और उसे वो दिखता है। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा खुश होकर अपने भाई के गले ये कहते हुए लगती है कि डैड ने हमें बचा लिया। अब जिनको भी नहीं पता उनको मैं बता दूं कि मोर्स कोड एक ऐसा कम्युनिकेशन मेथड है जिसमें डॉट और डैश का यूज अक्षरों और नंबरों को दिखाने में होता है। तो मोर्स कोड को ट्रांसलेट करके मर्पी इक्वेशन पूरा करती है और इधर कूपर को भी समझ में आता है कि वो 5वें आयाम के जीव कोई और नहीं बल्कि भविष्य के मानव है। और इस सीन के बाद उसकी आंखें सीधा हॉस्पिटल में खुलती है जहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि आप 124 साल के हैं और रेंजर को बहुत ही कम ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ ऑफ स्पेस में मिले हैं और वो सब सैटर्न के अराउंड घूम रहे कूपर स्टेशन पर है। ऐसे कई सारे स्पेस स्टेशन इंसानों ने अपने लिए बनाए हैं और इसीलिए धरती के सारे इंसान अब इसी स्टेशन पर रहते हैं और कूपर नाम मर्पी के नाम पर रखा गया है क्योंकि उसी ने उसे बनाया है। जब कूपर उसके बारे में पूछता है तो डॉक्टर कहता है कि वो कुछ ही दिनों में इस स्टेशन पर आने वाली है। तो जब कूपर मर्पी से हॉस्पिटल में मिलने जाता है तो शॉकिंगली वहाँ उसका सारा परिवार होता है और मर्प बहुत बूढ़ी हो चुकी होती है। वो उसे कहती है कि किसी भी माँ बाप को अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देखना चाहिए, इसीलिए आप ब्रैंड के पास जाओ। वो अकेली एक अलग गैलेक्सी में अपनी नई दुनिया बसा रही है। दरअसल ब्रैंड एडमंड के ग्रह पर है। एडमंड मर चुका है पर देखने से पता चलता है कि एडमंड का ग्रह वाकई में रहने लायक है क्योंकि ब्रैंड ने अपना हेलमेट उतारा हुआ होता है, यानी उस ग्रह पर हम सांस ले सकते हैं। तो अब टास्क को ठीक करके कूपर फिर से ब्रैंड के पास जाता है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।